नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में लगातार हवा बिगड़ती ही जा रही है और ऐसे में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा इतनी खराब हो चुकी है, ये अब स्वास्थ्य संकट बन गई है। राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर संसद में तुरंत ही विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए कहा है कि सरकार को सख्त और लागू होने वाले एक्शन प्लान लाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बच्चे और बुजुर्ग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तब सरकार चुप क्यों है और कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। राहुल गांधी ने कुछ माताओं से अपने घर पर मुलाकात की और उनकी चिंता को एक वीडियो के जरिए साझा किया। उन्होंने कहा कि हर माँ यही कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस ले रहा है। वो थक चुकी है, डरी हुई है और नाराज है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं, आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कई तत्पर और कई योजनाएं या फिर कोई भी जवाबदेही क्यों नहीं दे रही है? राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के बच्चों को साफ हवा चाहिए, बहाने नहीं। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण जो है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कई सवाल उठाए हैं। बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिला है। बिहार की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले ही इस योजना की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत इन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। महिलाओं का व्यापार अच्छा चलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और भी आर्थिक मदद दी जाएगी। जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, उन महिलाओं के रोजगार का सरकार 6 महीने तक मूल्यांकन करेगी और इसके बाद से अगर इनका प्रदर्शन ठीक रहता है तो और 2 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद सरकार इन महिलाओं को देगी, ताकि महिलाएं अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सके। व्यवसाय शुरू होने के लिए दी जाने वाली इन आर्थिक मदद पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं और ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वो अपनी पसंद के क्षेत्र में जैसे कि कृषि, पशुपालन, सिलाई, बुनाई या फिर अन्य छोटे उद्योगों में काम शुरू कर सकती है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिल सकती है। बता दें कि बिहार में नई सरकार के यानी कि एनडीए के गठन के बाद से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। पुतिन की ये राजकीय यात्रा कई मायनों में बेहद ही खास मानी जा रही है। ये भारत और रूस दोनों के नेतृत्व को अपने द्विपक्षीय संबंधों के प्रगति की समीक्षा करने और विशेषकर अधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। पुतिन की यात्रा की घोषणा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगस्त में मॉस्को यात्रा के दौरान की गई। हालांकि उस समय तारीखों की अंतिम रूप नहीं दिया गया था। पीएम मोदी और पुतिन ने बाद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान चीन में मुलाकात की थी। दोनों ने एक कार में बैठकर 1 घंटे तक अलग से चर्चा भी की थी। अमेरिका द्वारा नई दिल्ली के रूसी तेल आयात पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद से पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की फंडिंग के लिए भारत रूस द्वारा तेल की खरीद को जिम्मेदार ठहराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पर लक्ष्य गीता पाठन में भाग भी लिया और ये एक ऐसा सामूहिक पाठ है जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण मंदिर में प्रार्थना की और पीठासीन पर्याप्त स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। जान ले कि ये पीएम मोदी के उडुपी का तीसरा दौरा है। वहीं दूसरी बार श्री कृष्ण मठ दर्शन के लिए आए पीएम मोदी पहली बार 1993 में उडुपी की यात्रा पर आए थे और उसके बाद से 2008 में तब उडुपी आए थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण मंदिर का दौरा भी किया था। पीएम मोदी के इस दौरे से कर्नाटक के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक और 13वीं शताब्दी के दर्शकों श्री माधवाचार्य की आध्यात्मिक जगह की तरफ देश दुनिया का ध्यान खींचा है। बता दें कि कर्नाटक और आसपास के कई राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। उडुपी जिले के अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी के आने से पहले यहां पर खास तैयारियां की गई। बड़ी संख्या में लोगों के आने के मद्देनजर मंदिर परिसर, आसपास की सड़कों और सार्वजनिक सभा स्थलों को तैयार किया गया और इसी के साथ मेडिकल टीम, इमरजेंसी यूनिट और स्वयंसेवी समूह भी मौके पर मौजूद रहे। मैं अपनी बात बताना शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं। जरा एसपी जी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें। अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा तो मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए। ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी मैं उनके साथ कभी अन्याय कर देता हूं तो दुख होता है मुझे। बिहार के मशहूर राजनेता तेज प्रताप यादव अब सोशल मीडिया के भी स्टार बनते जा रहे हैं। उन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अपना यूट्यूब चैनल बनाया और ब्लॉगर बन गए। उनके वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं और अब इंस्टाग्राम पर तेज प्रताप उर्फ तेजू भैया का देसी अंदाज में लिट्टी चोखा खाने का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अब सौरभ जोशी का कैरियर खतरे में है, तो वहीं अन्य यूजर्स ने भी वायरल वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। तेज प्रताप यादव अपने साथ और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रेम प्रसंग के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल होने की वजह से वो सुर्खियों में बने रहे। बाद में उन्होंने अपने खुद की पार्टी बनाई और उम्मीदवार भी उतारे। खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें शिकस्त मिली और अब उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है और जिस पर उनके वीडियो लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और अब उनका लिट्टी चोखा वाला नया वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। लिट्टी चोखा वाली वायरल रील पर एक यूजर ने कमेंट किया है कि सौरभ जोशी का तो कैरियर अब खतरे में है, तो दूसरे यूजर ने लिखा है कि गांव की याद दिला दी। तो वहीं कई यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव के टीवाई ब्लॉग का इंस्टाग्राम पर यह पहला वीडियो शॉट है जिस पर अब तक सिर्फ 20 घंटे के भीतर ये 5.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी संजय दत्त की तरह लंबे बाल वाला लुक, तो कभी कृष्ण भक्त, तो कभी भगवान शंकर के वेश में भी दिखाई दे चुके हैं और इसके साथ ही अपने लव रिलेशन को लेकर भी विवादों में आने के बाद से उन्हें लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। उन्होंने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा और अब वो यूट्यूबर बन गए हैं। हालांकि ये देसी अंदाज जो है तेज प्रताप यादव का काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो देसी अंदाज में लिट्टी चोखा बनाते हुए वायरल हो रहे हैं। रांची में गुरुवार देर रात भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला। एक वायरल वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने साथी और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी कार में ड्राइव करते हुए नजर आए हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ये मिनटों में वायरल हो गया और फैंस ने इसे रीयूनियन ऑफ द ईयर कहना शुरू कर दिया। अक्सर जब टीम इंडिया रांची में मैच खेलने आती है तब क्रिकेटर धोनी के घर ही पहुंचते हैं और यहाँ परंपरा और इस बार की जिद है।
भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने रांची पहुंची है और ये मुलाकात उसी दौरान हुई। विराट के अलावा कई और खिलाड़ी भी धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे, जिसमें ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हैं। डिनर के बाद धोनी और कोहली को कार में साथ जाते हुए देखा गया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि धोनी खुद कोहली को टीम होटल छोड़ने गए थे, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिर भी वीडियो में कोहली की मुस्कान और धोनी की सादगी देखकर फैंस ने पुरानी दिन याद ताजा कर दी हैं और उस दौर की यादें ताजा हो गई है जब दोनों भारतीय क्रिकेट को स्वर्णिम अध्याय लिख रहे थे। स्टार एक रिपोर्ट की माने तो वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि रीयूनियन ऑफ द ईयर। इसके अलावा पंत और ऋतुराज भी डिनर के लिए धोनी के घर के अंदर जाते हुए भी देखे गए। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। गुरुवार को इस कथा में केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से पहुंचे। कथा के दौरान एक बहुत ही भावुक और यादगार पल सामने आया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर आए तो बागेश्वर बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे दक्षिणा मांगी। सभी लोग चौंके कि बाबा क्या मांगेंगे। बाबा ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, हम आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, हमें आपसे दक्षिणा में शिवलोक मांगते हैं। शिवपुरी को इस पावन भूमि पर भगवान शिव की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। यही हमारी दक्षिणा है, आप हमें यही दे दो। बाबा की ये बात सुनकर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। सभी जो भक्त थे वो भाव विभोर हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बिना एक क्षण गवाए सहमति जता दी। उन्होंने कहा कि ये काम आवश्यक होगा। शिवपुरी में भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा बनेगी और इसे शिवलोक के नाम से जाना जाएगा। बागेश्वर बाबा ने आगे कहा है कि शिवपुरी का नाम ही भगवान शिव से जुड़ा है और यहाँ शिव का इतना बड़ा स्वरूप होना स्वाभाविक है। ये प्रतिमा न केवल धार्मिक स्थल बनेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास और पर्यटक का भी बढ़ावा देगी। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आएंगे। सिंधिया ने बाबा के चरण छुए और आशीर्वाद लिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए। ये दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। लोगों का कहना था कि ये सच्ची श्रद्धा और सत्ता के मिलन का अनुरूप उदय है। इस घोषणा के बाद से शिवपुरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि अब उनका शहर सचमुच शिवमय हो जाएगा। बागेश्वर बाबा की कथा अब सिर्फ आध्यात्मिक आयोजन नहीं रह गई बल्कि ये शिवपुरी के लिए एक नया इतिहास लिखने वाली घटना बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है और इसको लेकर पटना के बापू सभागार में इसके लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान समेत सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत हजारों लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिराग पासवान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया पर अपने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस को लेकर बिहार वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और सभी बिहार वासियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई और इसके बाद से चिराग पासवान ने लिखा कि समर्पण, संघर्ष और सामाजिक न्याय के स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई 25 साल की यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केवल एक राजनीतिक धारा नहीं बल्कि वांछित और शोषित समाज को अधिकार और सम्मान मिलने के लिए जन्मी एक क्रांति की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी रजत जयंती यानी कि 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती है। यह 25 साल हमारे प्रयासों का प्रमाण भी है और भविष्य के संघर्षों का संकल्प भी। तो आइए हम सब मिलकर न्यायपूर्ण, समावेशी और समान अधिकारों वाले भारत के निर्माण हेतु एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आजम खां को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की आजम खां को मिली बड़ी राहत, बड़ी जानकारी।
और ऐसे में अमर सिंह केस में आजम खां हुए दोष मुक्त। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी करने का था मामला। आजम खां को फिलहाल राहत मिली है और एमपी एमएलए कोर्ट में वीसी के माध्यम से हुई थी पेशी। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अमर सिंह ने गोमती नगर थाने में कराई थी एफआईआर। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खां को बरी किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में आजम खां को राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमर सिंह की बेटियों पर विवादित बयान देने का मामला सामने आया था और ऐसे में रामपुर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद से उन्हें बड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आजम खां से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आज बड़ा फैसला लिया गया है। अमर सिंह ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आजम खां को बरी कर दिया है। नेपाल के सेंट्रल बैंक ने नया 100 रुपए का नोट जारी किया है, लेकिन इस नोट के साथ एक पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है। नोट में छपे नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधूर को अपना क्षेत्र में शामिल दिखाया है और ये वही इलाका है जो सालों से उत्तराखंड का हिस्सा है। इसी वजह से काठमांडू के इस कदम को भारत नेपाल संबंधों में एक नया तनाव माना जा रहा है। नेपाली नेशनल बैंक के अधिकारियों के अनुसार पहले भी 100 रुपए के नोट पर नेपाल का नक्शा छपता था, लेकिन अब इसमें 2020 में जारी किए गए उस राजनीतिक मानचित्र के हिसाब से बदल दिया गया है, जिसमें तीनों इलाके नेपाल की सीमा में दिखाए गए थे और अन्य मुल्क के नोटों में नक्शा नहीं है। इसीलिए बदलाव केवल 100 रुपए के नोट तक सीमित रखा गया है। नए नोट के सामने आने के हिसाब में बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की छवि भी है और दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय फूल का वाटरमार्क भी है। बीच में हल्के हरे रंग के बैकग्राउंड में नेपाल का वास्तविक नक्शा भी दिया गया है और इसके पास अशोक स्तंभ की प्रिंट भी दिखाई गई है, जिसमें बुद्ध की जन्मस्थली लुबिया का उल्लेख है। नोट के पीछे वाली अगर बात की जाए तो सिंह वाला गैंडा भी दिखाई दे रहा है और साल 2020 में नेपाल की उस समय की सरकार ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए बड़ा दावा किया था। महाकाली नदी के उद्गम क्षेत्र के कारण लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधूर उनके विस्तृत भूभाग का हिस्सा था। नेपाल की संसद ने उस नक्शे को मंजूरी दी थी। भारत ने उस कदम को गलत बताते हुए कहा था कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य और प्रशासनिक हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और अब करेंसी नोट पर वही नक्शा इस्तेमाल किए जाने से लेकर मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनके निधन से बॉलीवुड के साथ साथ देश को भी गहरा सदमा लगा। धर्मेंद्र के निधन के बाद से मुंबई में गुरुवार को हीमैन की प्रो मीट का आयोजन किया गया। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम और बहुमुखी कलाकारों के रूप में माना जाता है। अपने 65 साल की उम्र में और अपने कैरियर में सबसे अलग अलग तरह के रोल निभाने वाले जब जब हीमैन बड़े पर्दे पर आते थे तब तब उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हो जाते थे। उनकी आखिरी फिल्म 21 जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें उन्होंने एक भावुक कविता कही है। धर्मेंद्र अपनी आखिरी समय तक भी फिल्मों में एक्टिव थे। ये उनकी ही ख्वाहिश थी कि जब मौत आए तभी भी उन्हें अपने बूट्स पहने हो, यानी वो अपने आखिरी सांस तक भी फिल्मों में काम करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। उन्होंने 24 नवंबर को दम तोड़ा, लेकिन उनका किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा। 21 के मेकर्स ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए धर्मेंद्र द्वारा लिखित हुई सुनाई गई एक कविता जारी की है, जिसका इस्तेमाल उनके आखिरी फिल्म में किया गया है और इस कविता का शीर्ष है आज भी जी कर दे पिंड अपने नून जावा। ये कविता धर्मेंद्र की अपनी मिट्टी में लौटने की चाहत को बयां करती है और इस खास तौर पर हीमैन ने अपने जड़ों और अपने पैतृक गांव लौटने की तड़प को बयां करते हुए लिखा है, जो आपको भावुक कर देगी। जैसे ही मेकर्स ने ये कविता जारी की, फैंस इसे सुनकर भावुक हो गए। जहां कुछ लोग अपने गांव को याद करके रोने लगे तो बहुत से लोग धर्मपाजी को मिस कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार थे जो हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि धर्म जी का ये आखिरी फिल्म अब हमें हमेशा रुलाती रहेगी।
और ऐसे में पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम की बहन ने आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी, जेल में पूर्व पीएम इमरान से मुलाकात की अनुमति नहीं। बड़ी जानकारी, बहन अलीमा खान पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान से नहीं मिल पाने पर हाई कोर्ट में याचिका दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम की बहन ने गंभीर आरोप लगाया है और ऐसे में इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर उनकी बहन हाई कोर्ट पहुंची है। जेल में पूर्व पीएम को मिलने नहीं दिया जा रहा है और बहन अलीमा खान पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लगातार उनकी मौत की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितना अफवाह है और कितना ये सच है। और ऐसे में जो परिजन है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जेल में पूर्व पीएम इमरान से मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा रही है और ऐसे में परिवार जो है वो बेहद ही सदमे में है और लगातार अब इसको लेकर हाई कोर्ट का रुख किया है। और ऐसे में पूर्व पाकिस्तान के जो पीएम है उनको लेकर उनकी बहन ने चेतावनी जारी कर दी है और अलीमा ने जेल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि उनकी बहन ने ये सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। बहन नूरीना ने अंतरिम सरकार पर हमला बोला है। शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके थे। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अब ये राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। असीम मुनी ने उनकी जीतने में मदद की थी और पहले भी तानाशाह आए थे और उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। ऐसे में जो परिजन है वो लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अलीमा ने जेल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। बता दें कि पाकिस्तान में लगातार पूर्व पीएम जो है इमरान को लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। ऐसे में जो परिजन है अब वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और जो बहन है उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ तो वो। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पाकिस्तान से निकलकर खबर सामने आ रही है और ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जेल में मुलाकात की अनुमति न मिलने पर उनके परिवार और पार्टी खुलकर सामने आ चुके हैं और इमरान खान की बहन अलीमा खान शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वहां पर रावलपिंडी के अदियाल जेल के अधिकारियों के खिलाफ आवाम याचिका दाखिल करके अदालत पहुंच चुकी हैं। और अलीमा ने जेल प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इमरान खान के ऐसे एक भी बाल बाका हुआ तो वो नुकसान पहुंचाया गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। इमरान खान की दूसरी बहन नूरीना ने भी शहबाज सरकार और सेना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके थे और उन्हें जिताने में असीम मुनीर ने उनकी मदद की थी। इसके साथ ही उनकी बहन ने भी कई बड़े दावे किए हैं और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को पिछले 1 महीने से पूरी तरह से अकेले रखा जा रहा है। ना तो उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है और उनकी बहनों को भी मिलने से रोक दिया गया है और ना ही वकीलों को मिलने दिया जा रहा है और ये मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया जा रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पतंजलि घी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पतंजलि घी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुआ पतंजलि घी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खाद्य विभाग ने कंपनी पर लगाया बड़ा जुर्माना। 1.40 लाख का लगाया गया है जुर्माना। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पतंजलि घी स्टैंड का अनुरूप नहीं है। बड़ी जानकारी, रुद्रपुर और गाजियाबाद लैब रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। पतंजलि घी को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुआ पतंजलि घी। खाद्य विभाग ने कंपनी पर लगाया है बड़ा जुर्माना। पतंजलि घी को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पतंजलि घी स्टैंड के अनुरूप नहीं है। ऐसे में अब जुर्माने भी लगाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं और ऐसे में अब जुर्माना लगाया गया है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद से कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि ये खाने लायक भी नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था और इसकी जांच भी की गई, जिसमें वो फेल हो गया है। और अब खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर आर.के. शर्मा ने बताया कि अगर किसी ने भी ये घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बन रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।